नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस किताब का डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें 1973 के इंडिया में ले जाता है। इमेजिन कीजिए एक अकेली ईरिश औरत अपनी 5 साल की बेटी के साथ बिना किसी फैंसी होटल बुकिंग के बस दो रक्सैक्स लेकर साउथ इंडिया की अनएक्सप्लोर्ड सड़कों पर निकल पड़ती है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी ट्रैवलर राइटर दरवला मर्फी की किताब ऑन अ शू स्ट्रिंग टू कुर्ग के बारे में। अब ये वीडियो डिटेल्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हम समझेंगे कि ट्रैवल राइटिंग असल में क्या होती है और इसका कंटेक्स्ट क्या है। फिर हम बुक की चैप्टर वाइज डिटेल्ड समरी देखेंगे एकदम बारीकी से, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेजर थीम्स क्या है और कैसे हमको इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है। अगर आप लिटरेचर, हिस्ट्री या इंडिया के कल्चरल पास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ट्रेवल राइटिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो स्टिक अराउंड, ये सफर बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। सबसे पहले लेट्स सेट द कंटेक्स्ट, ये बुक ट्रेवल राइटिंग के कैनन में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेवल राइटिंग एक फ्लूइड जॉनरा होता है। ये कोई सिंपल गाइड बुक नहीं होती जिसमें होटल्स और टिकट प्राइस लिखे हों। ट्रैवल राइटिंग एक नरेटिव फैक्ट पर चलती है। राइटर आपसे कहता है मैं वहां था और मैंने वहां क्या महसूस किया। इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। पुराने जमाने में ट्रेवल राइटिंग में इंपीरियल गेज डोमिनेट करता था, यानी वेस्टर्नर किसी प्रिमिटिव जगह को देखकर जज करता था। लेकिन दरवला मर्फी अलग थी। उन्होंने उस हीरोइक एक्सप्लोरर की इमेज को तोड़ा। वो कोई कॉन्करर बनकर नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेंट बनकर इंडिया आई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनके साथ उनकी 5 साल की बेटी रेशल थी। एक बच्ची के साथ ट्रैवल करने में लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। आप थ्रेटनिंग नहीं लगते और आपको उन डोमेस्टिक स्पेसेस यानी किचन्स और होम्स में एंट्री मिल जाती है जहां एक अकेला मर्द या फिर औरत नहीं जा सकता। अब जरा उस वक्त के इंडिया को इमेजिन कीजिए। 1973 का साल कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला था ऑयल क्राइसिस। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए थे, ट्रांसपोर्ट महंगा था और बसेस ओवर क्राउडेड थी। पॉलिटिकल अनरेस्ट था उस टाइम पे इंडिया में। इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी और उससे ठीक पहले का वक्त था ये 1973 का वक्त। केरला और कर्नाटका में भी पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा थी। पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर था। ब्रिटिश राज को खत्म हुए करीब 30 साल हो चुके थे इंडिया में, लेकिन कुर्ग जैसी जगहों पर उसका असर आज भी ताजा था। मर्फीज वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर में लैंड करती है विद अ बजट सो स्मॉल कि वो इसे शू स्ट्रिंग कहती। अब आते हैं किताब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द नरेटिव। चलिए दरवला और रेशल के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आयरलैंड में। दरवला को ट्रेवल करने की इचिंग हो रही है, मतलब होता है चूल मच रही है उनको ट्रेवल करने की। उन्होंने मेक्सिको जाने का सोचा था, लेकिन फिर अचानक से उन्हें इंडिया जाने का एक इर्रेशनल पुल महसूस हुआ। वो कहती हैं कि उन्हें इंडिया के केओस और कॉम्प्लेक्सिटी में एक रियलिटी दिखती है जो यूरोप में नहीं थी। प्रिपरेशन के नाम पर उनके पास थे दो रक्सैक्स, रेशल के लिए कुछ रबर एनिमल्स, एक रूपर्ट बियर एनुअल बुक और मेडिसिन। पहले चैप्टर में वो बॉम्बे लैंड करती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें इंडिया का स्मेल हिट करता है, मिक्सचर ऑफ डंग, जैस्मिन एंड स्पाइसेस। वो टैक्सी नहीं लेती, सीधा बस पकड़ती हैं। यहाँ वो पॉवर्टी को रोमांटिसाइज नहीं करती, वो स्लम्स देखती हैं, लोगों को खुले में डिफिकेट करते हुए देखती हैं। रेशल का रिएक्शन सरप्राइजिंगली शांत होता है। उन्हें एक गाइड मिलता है जिसका नाम होता है राम, जो जबरदस्ती हेल्प करने की कोशिश करता है। यहाँ दरवला दिखाती हैं कि कैसे वेस्टर्न ऑटोनॉमी और इंडियन ड्यूटी के बीच फ्रिक्शन होता है। राम उन्हें हेल्प करना चाहता है पर दरवला को वो इरिटेशन जैसा लगता है। चैप्टर 2 में बॉम्बे की भीड़ से बचने के लिए वो स्टीमर बोट लेकर गोवा जाती हैं। बोट पर उन्हें वेस्टर्न हिपीज मिलते हैं। दरवला उन हिपीज को काफी क्रिटिकल नजर से देखती हैं। वो कहती हैं कि इंडियन किसान की गरीबी इनवॉलेंट्री है, यानी कि वो मजबूरी है, जबकि हिप्पीज की गरीबी वॉलेंट्री है, यानी कि शौकिया है, जो उन्हें एक इंसल्ट लगता है। वो कुलावा बीच पर एक पाम लीफ हट में रहती हैं। यहाँ एक इंसिडेंट होता है। दरवला स्विम कर रही होती हैं और उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। ये इंसिडेंट उन्हें एहसास दिलाता है कि वो कितनी वल्नरेबल है। चैप्टर 3 में वो गोवा से कर्नाटक के मुनकॉड में जाती हैं। यहाँ तिब्बतियन रिफ्यूजी सेटलमेंट है। दरवला पहले भी तिब्बतियंस के साथ काम कर चुकी थी, तो ये उनके लिए एक इमोशनल रीयूनियन की तरीके से था। वो टीसी और ज्यूडी तिथोंग से मिलती हैं।
यहाँ का एटमॉस्फेयर इंडिया के कियोस्क से बिल्कुल अलग था। एकदम ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और हार्ड वर्किंग। ये चैप्टर हमें डिग्निटी इन डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। चैप्टर 4 में शुरू होता है मेन एडवेंचर। वो बस से वेस्टर्न घाट क्रॉस करके कुर्ग पहुंचती हैं। जैसे ही वो कुर्ग की कैपिटल में पहुंचती हैं, जिसका नाम है मेरकारा, उन्हें लगता है कि ये जगह बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग, लैंडस्केप और हवा में कुछ खास था। ओरिजिनली वो आगे जाने वाली थी, पर यहाँ उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। लोकल लोग जैसे एसी थिमैया और डॉक्टर शेंगप्पा उनकी मदद करते हैं रहने के लिए। कुर्ग में सेटल होने से पहले वो थोड़ा साउथ और घूमती हैं। वो मैसूर जाती हैं। वहां पर वो पुराने महल और टेम्पल्स देखती हैं। केरला में स्पेशली कोचीन में वो कथकली परफॉर्मेंस देखती हैं। दरवला इसे प्रेयर इन मूवमेंट कहती हैं। एक्टर्स का मेकअप और डेडिकेशन उन्हें फैसिनेट करता है। मदुरई में उनके साथ एक क्राइसिस होता है। दोनों माँ बेटी को एक ब्रूसेलोसिस नाम का बुखार हो जाता है। वो काफी बीमार पड़ी होती हैं। तब एक मिशनरी डॉक्टर, डॉक्टर केनेट, उनकी जान बचाती है। ये दिखाता है कि इंडिया में सर्वाइवल के लिए गुड स्मार्टियन का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं बुक के सबसे डिटेल्ड हिस्से पर। दरवला वापस कुर्ग आती हैं और देवनगिरी गांव में एक पुराने आयन माने यानी एंसेस्ट्रल होम में रहने लगती हैं। वो जिस घर में रहती हैं वो ह्यूज है, ट्रेडिशनल स्टाइल का है। सेंट्रल कोर्टयार्ड उसमें ओपन है। दरवला ऑब्जर्व करती हैं कि कुर्ग्स के लिए उनके पूर्वज यानी कि उनके एंसेस्टर्स करोना मरने के बाद भी फैमिली का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर शेंगप्पा हर हफ्ते आते हैं और वॉल लैम्प के आगे एक नारियल तोड़ते हैं। ये एंसेस्टर वेनरेशन कोडावा कल्चर का कोर है। चैप्टर 3 में दरवेला कास्ट सिस्टम को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इंडिया के अंदर एक इंसिडेंट होता है। रेशल कुछ हरिजन लोगों को यानी अनटचेबल्स बच्चों को अपने रूम में खेलने के लिए इनवाइट कर लेती है। इस पर घर का केयर टेकर सुभैया बिल्कुल भड़क जाता है। रेशल समझ नहीं पाती कि उसके दोस्त गंदे क्यों हैं। दरवाला नोट करती हैं कि कुर्ग्स वैसे तो मॉडर्न है, लेकिन कास्ट रूल में ये स्ट्रिक्ट है। वो इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी कहती हैं। वैसे ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा फेंटेसाइज भी करती है कि कुर्ग एक ईरिश औरत के लिए इतना ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखा रहा है और वहीं अपने गांव के अनटचेबल्स के लिए इतना ज्यादा रिजिडिटी दिखा रहा है। चैप्टर 14 में एक लोकल टेलर की वाइफ की डेथ हो जाती है। दरवला फ्यूनरल अटेंड करती हैं। वहां पर उन्हें कुछ की चीज देखने को मिलती है, जैसे गन शॉट्स। कुर्ग वॉरियर रेस है, तो डेथ अनाउंस करने के लिए हवा में गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ पर द प्रोसेशन फॉरेस्ट में अंतिम संस्कार होता है। दरवला देखती हैं कि वहां वेस्टर्न फ्यूनरल्स जैसा ग्लूम नहीं है, बल्कि एक एक्सेप्टेंस का माहौल है। रेशल्स रिएक्शन, रेशल पूछती है कि क्या जलते हुए इंसान से भी कुकिंग मीट जैसी स्मेल आती है। ये बचपन की ऑनेस्टी और क्यूरियोसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चैप्टर 15 में वो एक नेमिंग सेरेमनी देखती हैं, जहां बच्चे के कान में नाम विस्पर किया जाता है। फिर एक कोडावा वेडिंग डिस्क्राइब की गई है इस बुक के अंदर। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ कोई ब्राह्मण प्रीस्ट नहीं होता। एल्डर्स ही इस सेरेमनी को कंडक्ट करते हैं। बनाना प्लांट के स्टेम काटे जाते हैं, जो वॉरियर ट्रेडिशन को भी सिंबलाइज करते हैं। चैप्टर 16 में प्रेयर एंड डांसिंग को दिखाया गया है। यहाँ दरवला शिवरात्रि फेस्टिवल और बोलाकाट डांस देखती हैं। लोग ट्रांस में नाचते हैं। वो देखती हैं कि कैसे कुर्ग्स ने हिंदू गॉड्स को तो अडॉप्ट किया, पर अपने ट्राइबल रूट्स को वो कभी नहीं भूले। आखिर में एक एपिलॉग है। जब वो कुर्ग से निकल रही होती है, रेशल जो शुरू में नर्वस थी, अब वो एक सीजन ट्रैवलर बन चुकी है। रेशल का फाइनल स्टेटमेंट होता है, आई डोंट रियली लाइक लीविंग इंडिया। यही सफर का असली सक्सेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सफर तो इनका खत्म हो जाता है, पर लेकिन हमारे लिए कई सारे थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस के ऑप्शन खुल जाते हैं। अब चलिए समझते हैं इस बुक के डीपर मीनिंग्स को। द पेडागॉजी ऑफ ट्रैवल, माँ और बेटी का रिश्ता इसमें दिखाया गया है। दरवला ने रेशल को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि एम्पावर किया। उन्होंने रेशल को इंडिया की गंदगी, बीमारी, मौत से छुपाया नहीं, बल्कि फेस करने दिया। रेशल एक ब्रिज की तरह थी। उसी की वजह से लोकल लोग दरवला पर ट्रस्ट करते थे। एक बच्ची के ऑब्जर्वेशन, वो लोग डर्टी क्यों हैं, ने दरवला को कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को सिंपल शब्दों में समझने पर मजबूर किया। द कॉलोनियल शैडो इसमें हमको देखने को मिलती है। कुर्ग में दरवला को फॉसिलाइज्ड एंग्लोफीलिया दिखा। वहां के प्लांटर्स अभी भी ब्रिटिश स्टाइल में क्रिकेट खेलते थे और विस्की पीते थे। दरवला जो खुद ईरिश थी और ब्रिटिश राज की कुछ खास फैन नहीं थी, इस आयरनी को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेती हैं। वो व्हाइट वुमेन्स बर्डन को रिजेक्ट करती हैं, पर ये भी मानती हैं कि उनका पासपोर्ट उन्हें वो प्रिविलेजेस देता है जो लोकल के पास बिल्कुल नहीं होते।
कास्ट सिस्टम क्रिटिक इसमें हमको देखने को मिलता है। दरवला कास्ट सिस्टम को एक्सोटिसाइज़ नहीं करती, वो इसे स्पिरिचुअल आइसोलेशन कहती हैं। उन्हें ये पैराडॉक्स लगता है यानी कि विरोधाभास लगता है कि कुर्ग्स इतने हॉस्पिटेबल हैं एक फॉरेनर के लिए, लेकिन अपने ही गाँव के हरिजन्स के लिए इतने ज़्यादा रिजिड हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इकोलॉजिकल कंसर्न इसमें हमको देखने को मिलता है। 1973 में ही दरवला ने देख लिया कि इंडिया के फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। वो कुर्ग के वैनिशिंग जंगल पर दुःख जताती हैं। उनका राइटिंग स्टाइल डिस्क्रिप्टिव होने के साथ-साथ एनालिटिकल भी है। तो दोस्तों ऑन अ शू स्ट्रिंग टू कुर्ग सिर्फ एक ट्रैवल बुक नहीं है, ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो बदलते हुए इंडिया को दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि ट्रैवल का असली मतलब साइटसीइंग नहीं, बल्कि इमर्शन होता है, मतलब घुल-मिल जाना होता है। दरवला मर्फी ने हमें दिखाया कि अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले, तो आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।